तमाम आईटी कंपनियों के शेयर इस समय धड़ाम हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर छटनी के संदर्भ में कार्रवाई चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट से लेकर विप्रो और तमाम कंपनियां भी अपने यहां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो जरूरी हो जाता है कि हम इस पर बात करें, समझने की कोशिश करें कि दुनिया कहां जाने वाली है और दुनिया जहां जाएगी वहां जाएगी, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तान कहां जाएगा इस पर भी तो बात करें। इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और संवेदनशील विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि इदमेव ही पांडित्यम चातुर्य मिदेव ही इदमेव सुविदित्व माया दलपत्रो व्यह। अर्थात विदता, चतुराई और बुद्धिमानी की बात यही है कि मनुष्य अपनी आय से कम व्यय करे। किसने कहा पता नहीं, पर कहा काम की बात। तो क्या दुनिया की तमाम कंपनियां जो अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, इस सिद्धांत के तहत ही कदम उठा रही हैं? पर ये कंपनियां तो कदम उठा ले रही हैं, पर जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है वो क्या करेंगे? और ये सिलसिला कब तक चलने वाला है, कहां तक चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं जो को चेयरमैन हैं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के, पूर्व स्टेट हेड भी रहे हैं फिक्की के। साथ ही आदित्य मनिया जैन साहब जो मार्केट एक्सपर्ट है वह भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आकाश जिंदल जी से करते हैं। आकाश जिंदल जी, मंदी की आहट शब्द सुनते ही घबराहट होने लगती है, सहम जाती है दुनिया। छोटे से छोटा आदमी भी अपने घर के अंदर रखे हुए पर्स में कितने पैसे गिनना चालू कर देता है। उसे लगता है कि पता नहीं क्या सरक जाने वाला है। ऐसे चिंता के दौर में दुनिया के सफल आदमी तमाम भी बोल रहे हैं मंदी आने वाली है। कैसे देखते हैं इसको? और आम आदमी इस मंदी की आहट को अनसुना कर दे या जरूरत से ज्यादा कान लगाकर सुने? थोड़ा बताइए ना। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने डॉक्टर साहब। देखिए, मंदी ग्लोबली आ रही है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट और आपके थीम का मैं टोटल एंडोर्समेंट करता हूं। देखिए, पहले 2 साल जी कोरोना की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल डॉट इन का मानना है कि ग्लोबल इकोनॉमी की कमर टूटी हुई थी। अभी कोरोना से पार्शियल रिलीफ मिलना शुरू ही हुआ था। याद कीजिए, आपके साथ जो कोरोना में शोज किया करते थे इकोनॉमी के, जी कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई और रशिया यूक्रेन वॉर ने बड़ी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज का बुरा हाल कर दिया। यूएस, अमेरिका, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। चाइना, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, 1 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रही है मात्र 0.4%। ब्रिटेन में कहीं ना कहीं एहसास क्लियर हो रहा है कि मंदी आ चुकी है, रिसेशन आ चुका है। और ये आकाश इंदल या आकाश इंदल डॉट इन नहीं कह रही, ग्लोबल एजेंसीज कह रही है कि रिसेशन आ चुकी है, क्योंकि दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हो चुकी है। यूरोप का इतना बुरा हाल है डॉक्टर साहब कि यूरोप एनर्जी पे, गैस पे काफी हद तक रशिया पे डिपेंड करता था, और आज की तारीख में गैस की सप्लाई कम हुई पड़ी है। यूरोप में तो हालात ये है कई कंट्रीज में कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो छोड़िए, उन्हें तो ये भी चिंता सता रही है कि कहीं ठंड में हम ठिठुर ही ना जाए, क्योंकि जब तक गैस नहीं आएगी, अंदर उनके जो है एसी नहीं होगा, सेंट्रल हीटिंग नहीं होगी, तो वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो मंदी जो है, रिसेशन आ चुकी है, और 2023 में जो आप कह रहे हैं उससे भी सीवियर वो आ सकती है, ये ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं। अब इसका आम आदमी कान लगा के सुने, ये क्या करे? आई थिंक आपने जो विचार दिया शुरू में, बहुत ही गोल्डन विचार था। जी ऑस्टेरिटी, जी यानी आम आदमी इस समय असेंशियल पे खर्चा करे, जो जी उसके लिए जरूरी वस्तुएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की एजुकेशन, बुजुर्गों की सेहत, उस पर खर्चा करे। जो लग्जरीज या कंफर्ट्स हैं वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दे, बिकॉज कैश इज गोइंग टू बी किंग। जी थीम मेरा जो है, जो तमाम ग्लोबल चैनल्स पे मैं ये कह रहा हूं, कैश इज गोइंग टू बी किंग। कैश चाहे वो नकदी के रूप में हो, चाहे बैंक में सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, या एफडी में जो आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हो। जितना पैसा, जितनी पूंजी आपके हाथ में होगी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय इससे भी खराब हो सकता है। जैसा साहब मैं हिंदुस्तान, बीच में रोकना चाहता हूं। आपने कहा कि पैसा सुरक्षित रखिए। पैसा सुरक्षित कौन सा रखें? रुपये के फॉर्म में सुरक्षित रखें, डॉलर के फॉर्म में सुरक्षित रखें, चांदी के फॉर्म में रखें, सोने के फॉर्म में रुके? थोड़ा इसमें भी तो रोशनी दीजिए। अब हमने तो पैसा रखा हुआ था रुपये की शक्ल में, पता चला डॉलर अपने आप बढ़ गया, हमारा रुपया अपने आप घट गया, तो करें क्या? थोड़ा इसमें भी तो रोशनी दीजिए। ये रुपया ही कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? इस पर भी बताइए। आई थिंक अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन डॉक्टर साहब, वेरी क्वालिटी क्वेश्चन, और आपके साथ मैं बिल्कुल हूं।
₹83 जिस दिन डॉलर हुआ था, 12 शोध मैंने किए थे, और ये जो आपका कंसर्न है, बिल्कुल पूरे देश में ये कंसर्न था। वो जी तो अब ठीक है कि अमेरिका में कुछ इन्फ्लेशन कम हुई है, रुपया दोबारा जो है ₹80 कुछ पैसे आ गया है, बट जिस दिन ₹83 हुआ था, ये कंसर्न सबका था, और जी आरबीआई कितना इंटरवीन कर पाएगा वो भी हमें दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं पैसे को सेव किया जाए, पैसे को बचा के रखा जाए, लिक्विड शेप में रखा जाए, ऑस्टेरिटी मेजर्स रखे जाएं। गोल्ड जो आपने कहा, गोल्ड एक बहुत बड़ी एसेट है, क्योंकि गोल्ड हमेशा एक सेफ हेवन होता है। जी जब भी दुनिया में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आई है, चाहे 1920s का क्रैश हो या और जितने भी क्रैशेस हुए हैं, गोल्ड जो है एक हमेशा एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो गोल्ड जो बाइंग है, आज के रेट में भी कोई अगर लेना चाहता है, अगर कल को मंदी और गहरा जाती है जिसकी पूरी संभावना है, तो गोल्ड जो है कहीं ना कहीं उसकी प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज जब भी हमने देखा है ग्लोबल क्राइसिस आता है, गोल्ड हमेशा फर्म रहा है। तो यहाँ गोल्ड में जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, और बाकी चीजों के और डाउन आने के लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज आज की तारीख में हालात देखिए आप, हालात कहीं भी अच्छे नहीं है। चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो और जापान हो, हिंदुस्तान कुछ हद तक बचा हुआ है, बट सच्ची बात यह है कि ग्लोबल दुनिया से हम भी कनेक्टेड हैं। डॉलर एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो अभी आपने दी। जी डॉलर जब ₹83 हुआ है, खुद मेरे पसीने छूटे हुए थे कि हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट बिल है क्रूड का वो कैसा रहेगा। तो दुनिया के साथ साथ हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बिल्कुल आहट लगा के इसको अब जो है कान लगा के सुनना होगा, सचेत रहना होगा। और आपको मुबारकबाद दूंगा, इतना बढ़िया शो जी होने से पहले कर रहे हैं और लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मीडिया टुडे, कि लोगों को वास्तविकता बताए कि कहां हम खड़े हैं, क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, और कैसे अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करें। तो कंपनी आकाश से तो जिंदल जी इत्तेफाक रख रहे हैं और सचेत रहने की बात कर रहे हैं, पर भारत का व्यापारिक जगत किस दृष्टि से देख रहा है? कुछ जानकार है जो बोलते हैं कि कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत को दुनिया में हो रहा है पर भारत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। लोग आंकड़े बताने लगते हैं, देखिए हमारी जीडीपी के संदर्भ में अगले साल के लिए 6.1% बताया जा रहा है, पर जिस देश में 80 करोड़ लोगों के संदर्भ में सरकार खुद बताती है कि हम मुफ्त राशन देकर उनका पेट भरवा रहे हैं और इसे उपलब्धि मान रहे हैं, दुनिया की मंदी के संदर्भ में वो देश वाकई अछूता रह जाएगा? क्या इस देश पे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक मिसाल इस बात की भी दी जाती है कि 2009-10 के समय में जब मंदी का दौर आया था, भारत प्रभावित नहीं हुआ था, पर उस दौर की नीतियों में और आज की नीतियों में बड़ा बदलाव है। नोटबंदी, डिजिटलकरण जैसी तमाम चीजें हुई हैं, टैक्स रिफॉर्मेशन हुए। क्या देखता है औद्योगिक जगत? इसे समझने के लिए मेरे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं, आप परवाह कर रहे हैं या बेपरवाह हैं? सर नमस्कार। जी नहीं नहीं, इट इज अ फैक्टर। आप सुन सकते हैं मुझे? जी प्रतीक जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल सोचनीय फैक्टर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सर ने कि कोविड ने एक बहुत ही हार्ड हिट किया है ग्लोबल इकोनॉमी को। जी इसके अलावा भी और ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ग्लोबल इकोनॉमी हिट हुई है, इस पे हम डिनाई नहीं कर सकते। एक स्टडी के अनुसार अगर आप देखें तो ग्लोबल आउटपुट जहां पर 23% जी 2016 को बेस लेके चलते हैं, which is projected to grow around 17% by next year. जी तो इट इज अ फैक्टर टू टेक, सोचनीय स्थिति है इस पे भी। जी सेकेंडली, अगर आप देखें व्हाट आर द मेजर रीजंस कि ये ग्लोबल रिसेशन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, वीकनिंग ऑफ करेंसीज, माउंटिंग पब्लिक डेट और फूड एंड फ्यूल प्राइसेस का बढ़ना, ये चीजें भी अनसर्टेनिटी लाता है ग्लोबल मार्केट में। जी इसके अलावा भी अगर आप एक स्टडी पीछे शायद एक वर्ल्ड बैंक ने कुछ स्टडी निकाली थी जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक्स के ऊपर एक स्टडी था जहां पर ग्लोबल राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स को लेके कहा गया था कि दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सो दैट दे कैन कर्ब इन्फ्लेशन, जिसको कुछ लोग कहते हैं which may not be a good idea. जी So of course there are the hints, there are the researches, there are the analysis which says कि ठीक है, we are expecting some recession in coming year. India being a part of the world, being a part of the global economy, of course ये India में भी hit करेगा. The only thing what I can see as of now and as per my experience which I can share, how the industry should behave is to very strategically think on the financial reforms. जी उनकी strategies, उनकी policy, see it is a part of the cycle of जी any business. आज कल global recession का हम expect कर रहे हैं, हो सकता है upcoming year में हम एक अच्छा market भी expect करें. Market changes every day. You जी cannot expect कि वो जो कल था वो वैसा कल होगा. जी You know, so उसके according there has to be a strategic decisions, strategic
पॉलिसी पर प्रतीक जी, मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या भारत के जो उद्योगपति हैं या भारत के जो व्यापारी हैं वो भविष्य की चिंताओं के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं या भविष्य को लेकर उम्मीद के साथ में हैं, लगातार अपने कंपनियों का विस्तार कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं? कहां खड़े हैं? आप तो व्यापारी जगत से ताल्लुक रखते हैं, लोग सहमे हुए हैं या उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देश की सरकार बताती है कि हम तो मेड इन इंडिया के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, नए नए क्षेत्रों में हम जो है एंटर कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम कमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आके हमारे यहाँ बना रही है। तो जरा विरोधाभास है ना, तो थोड़ा उसके विषय में रोशनी दीजिए। देखिए, मैं कुछ चीजें इसमें शेयर करना चाहूंगा। वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ सेक्टर्स पे वी कैन एक्सपेक्ट अ ग्लोबल रिसेशन। जी इसके अलावा कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर यू कैन सी अ सब्सटैंशियल ग्रोथ। जी अगर डिजिटलाइजेशन हुआ है तो उसने डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। जी वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट एज वेल। जी तो ऐसे ही अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के, स्मॉल लेवल के एंटरप्रेन्योर्स अब आप देख सकते हैं मार्केट में दे आर ग्रोइंग अप जी स्लोली। दे आर क्रिएटिंग एक इकोसिस्टम देयर वेयर दे कैन प्रोवाइड सम एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ये चीजें भी पैरेलली धीरे धीरे हो रही हैं। Of course, again, it is a part and parcel of the business. Global recession next year expected है। उसके बाद for sure there will be an upliftment in the global market। उसके बाद ये चलता रहेगा। But all we have to do is we have to keep ourselves updated and we have तो to प्रतीक जी की work बात on। से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, शायद आकाश जिंदल भी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि दुनिया में मंदी आने वाली है या मंदी आ चुकी है, ये बात तो समझ में आती है, पर देश अभी इससे बहुत प्रभावित दिखाई नहीं देता है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इसकी चिंता में आ गया है या डूब गया है। प्रतीक जी की बातों से भी ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे साथ में आदित्य मनिया जैन जी हैं जो मार्केट एक्सपर्ट है, उनसे समझना चाहता हूं मैं, क्या है भारत के संदर्भ में स्थिति। देश में जो लोग सत्तारूढ़ हैं वो तो ये बताने की ही कोशिश हमेशा ही करते रहे ऐसे दौरों में कि भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है या भारत में कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ेगा। क्या सत्य यही है? अब बता रहे हैं कि जोमेटो जो है वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहा है, पर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो जोमेटो का व्यापार तो लगातार बढ़ रहा है। पहले हम जाकर अपना खाना लिया करते थे, हमारे यहाँ की एक बड़ी पीढ़ी तैयार हो गई है जो ऑनलाइन ऑर्डर करके अब खाना मंगाना ही अपने जीवन का हिस्सा मान ली है। तो विरोधाभास है। तो थोड़ा आदित्य जी आप बताएं, क्या वाकई मंदी को लेकर उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी आकाश जी बोल रहे हैं, या बेपरवाह रहना चाहिए? आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में। बात से पूर्णतः तो सहमत नहीं हूँ जी लेकिन हाँ, पिछले 2-3 महीने से जी जब से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं, उनके जो आरबीआई यूएस फेड के गवर्नर पावेल जी ने जी जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उनको जो महंगाई दर से बड़ी चिंता थी जी तो वहां से शुरू हुआ और ये यूरोप में भी छा गए। अभी जो तो उसके बाद कुछ अभी पिछले 2 हफ्ते पहले कुछ पॉजिटिव आंकड़े भी आए हैं। जी और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए हम यूरोप और यूएस की कंट्रियों से प्रभावित हैं जी लेकिन हम उनकी वजह से माने बर्बाद नहीं हो सकते हैं। जी हम उनकी वजह से कुछ जिसे कहना चाहिए हम पे फर्क पड़ सकता है कि हमारे यहाँ से गोरे पैसा निकाल लेंगे, जी ठीक है ना, हमारे यहाँ नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जी लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने पहले की बात करें तो पहले ये होता था कि गोरे हमारे यहाँ से पैसा निकालते थे और हमारे बाजार धड़ाम हो जाते थे। जी सिर्फ पिछले 1 साल से ये हुआ, गोरों ने जितना पैसा लगाया उससे डबल हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट हुआ। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना में लोगों को बहुत पैसा बचा। हम वर्तमान मंदी की बात करते हैं, वर्तमान मंदी की बात सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आ रही है। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, हमारा उदय हुआ है, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। हमारे यहाँ 138 करोड़ जनता, जी उनका खाना पीना रहना बैठना उठना, दुनिया में सबसे ज्यादा निगाह हमारे ऊपर दुनिया की कंपनियों की। तो जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट है वो इस बात को इसलिए नहीं जोर दे रहे हैं कि मंदी आने वाली, कि हमारे यहाँ का कंज्यूमर सपोर्ट है और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। देखिए, हमें चीन से जितना निर्यात हो सकता था इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कमी आई, लेकिन हमारे यहाँ उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऑटो सेक्टर पर केवल ज्यादा फर्क पड़ा, मोबाइल और लैपटॉप सिस्टम पर फर्क पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी कमी नहीं आई। जहां तक सवाल है डिफेंस का, जहां तक सवाल है टेक्सटाइल का, जहां तक सवाल है एफएमसीजी का, ऑटो सेक्टर का, हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। हाँ, दुनिया में जिनका नाम आपने शुरुआत में लिया, हम चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे ट्विटर की बात करें,
चाहे फ्लिपकार्ट की, किसी की भी बात करें, इन लोगों ने नए सिरे से अपने सिस्टम को लेके आ रहे हैं, क्योंकि पुराने सिस्टम में इनको लगता था कि हमारे खर्चे ज्यादा है, तो कोई भी कंपनी रीस्ट्रक्चर हो रही है, तो ये मंदी का क्लियर कट नहीं है। लेकिन हाँ, यूरोप में मंदी की आहट आ रही है, लेकिन अभी देखिए आप, कोई भी बैंक डूबी नहीं है यूरोप की। खबरें आई और खबरें चली गई। आप हम देखें, ये इंटरनेशनल रूप से लोगों का नजरिया है। सब एनालिस्ट अपनी अपनी बात को कहते हैं और अपनी अपनी बात को, आप देखिए ना, मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई, वो अगला 10 साल भारत को स्वर्णिम बनाने पे लगे हुए, मिडिल क्लास 70% आगे बढ़ जाएगा। तो मैं इस बात से पूरी तरह, लेकिन हाँ, दुनिया में मंदी की बात चल रही है, इससे अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है। हम तो ये चाहते हैं कि नए बजट में माननीय वित्त मंत्री जी फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करें, जो कारपोरेट टैक्स है उसको स्थिर रखें, और जो इनकम टैक्स है उनको थोड़ा सा और सरलीकरण करें, चाहे जीएसटी हो, चाहे ये, जिससे हमारी कंपनियां को नुकसान ना हो। जो एमएसएमई है, जितनी भी है, छोटे छोटे उद्योग है, क्योंकि इन्हीं से प्रॉब्लम, इनको भी संभाल के रखे। जैन साहब, इस इत्तेफाक के साथ है कि दुनिया में कुछ हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में तो वो संभावना ही देख रहे हैं। मैं जैन साहब को खारिज नहीं कर रहा हूं, कुछ विरोधाभास है जिसको लेके मैं आकाश जिंदल जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या हिंदुस्तान में मंदी आएगी? हिंदुस्तान में हालत यह है कि आप 25 लाख रुपए थैले में भर के जाइए मार्केट में, अपने मनपसंद की कार खरीद कर नहीं ला सकते हैं। वो ऑटो डीलर बताता है कि आपको 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा। महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं आनंद महिंद्रा, उनको हमारे खिलाड़ी ने ट्वीट किया, सर एक XUV 700 दिला दीजिए। उन्होंने कहा मुझे ही नहीं मिल रही है। हम तो समृद्धि के इस दौर में पहुंचे हुए हैं, और यहां पर हम बात करें मंदी आ रही है। थोड़ा विरोधाभास लगता है, तो थोड़ा एक तो रोशनी इस पे चाहिए जिंदल साहब। दूसरा, हमारे साथ जैन साहब बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स स्थिर रहना चाहिए, इनकम थोड़ा और सरलीकृत होना चाहिए। देश की आर्थिक तौर पर नीतियां ऐसी बन रही हैं कि सरकार को तो कर्मचारियों का पीएफ तक नहीं सुहारा है, उसके ब्याज पर भी टैक्स लगाने से सरकार नहीं चूकी। तो इस विरोधाभास में भी थोड़ी दृष्टि दीजिए। हमें तो इतना समृद्ध मान लिया गया है आम कर्मचारी को कि उसके भविष्य के संदर्भ में जो सुरक्षित निवेश था वो भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। तो कहां भविष्य को लेकर चिंता की बात है? तो बताएं जिंदल साहब, कहां खड़े हैं हम? डॉक्टर साहब, पहले तो ये बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर डिमांड है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। डेमोग्राफिक्स यानी हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यंग है, तो वो डिमांड जनरेट कर रहा है। और एक जो हम वी वर अ नेशन ऑफ सेवर्स, हम बचत की तरफ विश्वास करने वाले लोग थे। नाउ वी आर अ नेशन ऑफ स्पेंडर्स। उसका मतलब कमाई नहीं बढ़ गई हमारा। अगर आज से हमारी पिछली जनरेशन 50,000 कमाती थी, 10,000 खर्चती थी, आज अगर हम 1 लाख कमाते हैं तो शायद 90,000 खर्चते हैं या 1,10,000 खर्च लेते हैं, क्योंकि हम उधार भी लेते हैं। मैं इसी पर आपको रोकते हुए एक सवाल करना चाहता हूं जिंदल साहब, और मुझे लगता है कि आप भी उससे कंसर्न होंगे। जब दुनिया में बीच में मंदी आई और भारत उससे प्रभावित नहीं हुआ, तो उसकी वजह यही बताई गई कि भारत के लोगों की जो ये बचत की प्रवृत्ति है, इसी ने हमें मंदी से बचा लिया। अब जो नई मंदी आ रही है उसमें लोग बता रहे हैं हमारी तो खर्च करने की आदत बढ़ गई है, इसलिए मंदी हमें प्रभावित नहीं करेगी। या अपनी सुविधा से तथ्य जो बता देने का खेल है, इसे समझ पाने में मेरी बुद्धि बड़ी नाकाम रहती है। जिंदल साहब, थोड़ी मदद कीजिए ना मेरी। कल तक बचत ही मददगार थी, अब खर्च करना मददगार है। कमाल है। देखिए, ये जो बचत है, हमेशा जब भी दिक्कत आती है तो बचत ही साथ देती है, और आज हम बचत करने वाला देश नहीं है जी। आज का जो युवा 25 साल की उम्र में आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो लाख रुपए की टेक होम सैलरी के बाद 1,10,000, 1,20,000 खर्च कर रहा है, क्योंकि उसको कर्ज देने के लिए कंपनियां लाइन लगा के उसके पीछे, उसके घर तक, उसकी जेब तक, उसके तक, हर चीज तक पहुंची हुई है। अब आ गई दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान और दुनिया की बात है, वहां आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूं हिंदुस्तान दुनिया से कैसे कनेक्टेड है। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी, डॉलर यहां से फ्लाई आउट हुआ। उसका मतलब क्या है, डॉलर 83 रुपए हुआ। डॉलर 83 रुपए कैसे कैसे इंपैक्ट करता है, जितने भी इंपोर्ट है, सबसे पहले तो कच्चे तेल का इंपोर्ट, पेट्रोल डीजल, वो हमारे लिए महंगा होता है। उसके अलावा एडिबल ऑयल, खाने का तेल भी जो है हम भूल जाते हैं, 55% के आसपास इंपोर्ट करते हैं। बच्चे हमारे बहुत बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन कॉस्टली हो जाती है। लोग बिजनेस टूर पे जाते हैं, वो कॉस्टली हो जाती है। तो दुनिया से तो हम कनेक्टेड है। अब आ गई दुनिया की बड़ी कंपनियां। हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है वो आईटी एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, आईटीबीपीओ। आईटीबीपीओ किसके साथ डिपेंडेंट है, वो पूरा का पूरा यूएस और यूरोप पे डिपेंडेंट है, जो हमें फॉरेक्स देता है,
जो हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, 50% से ऊपर है जी। तो हम दुनिया के साथ डिपेंडेंट नहीं है, दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। आज के दौर में जब कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, मैं इस चीज को नहीं मानता। हाँ, इंटरनल डिमांड है हमारी, इंटरनल कंजम्पशन है हमारी, वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 138-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसको अक्सर जो है हमारे फिरंगी दोस्त कॉर्पोरेट जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। बट एक चीज यहां क्वेश्चन कर दूं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर तो हम इनको नौकरियां दे पाए, बहुत बड़ा डिविडेंड है। अगर इनको नौकरियों के साथ इक्विप ना कर पाए तो डॉक्टर साहब ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है, क्योंकि जब इतने लोग हो जाएंगे, उनके पास नौकरियां नहीं होंगी, उनके पास मॉल में जाके खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, तो सोचिए अगर क्रय शक्ति नहीं होगी तो ये आबादी समाधान होगी या समस्या? आगा जिंदल मूलभूत मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास समय सीमित है। प्रतीक सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं। दुनिया में मंदी की आहट है और इस मंदी की आहट से सबसे ज्यादा प्रभावित जो सेक्टर होने जा रहा है वो है आईटी, और आईटी भारत की ताकत है। कैसे मान लें? भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए? जी प्रतीक जी, शायद प्रतीक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आदित्य मनिया जैन जी मेरे साथ में है। आदित्य जी, इस संदर्भ में आप कोई रोशनी देंगे? बोलिए डॉक्टर बोलिए। ये जो आईटी सेक्टर है भारत की बड़ी ताकत है, और अगर दुनिया में मंदी है तो सबसे ज्यादा मार आईटी सेक्टर को लगने की बात कही जा रही है। भारत के लिए कितना चिंता का विषय? देखिए, भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि नित नए प्रयोग पर नई टेक्नोलॉजी आ रही है जी। इसलिए हमारे पास जितना टैलेंट है उतना सफिशिएंट, और धीरे धीरे इस इंडस्ट्रीज में आने वाले 2-3 सालों बाद और डिमांड निकलनी है। अभी पूरा रूस बनना है, पूरा यूक्रेन बनना है, यूरोप के कई देश जो युद्ध से प्रभावित, इनको बनना है। तो ये सारी चीज, सारी हमारा जो टैलेंट है, जो हमारी स्किल पावर है, ये यहाँ लग जाएगी। और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के आधार पर सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो एम्प्लॉय की कमी तो बराबर बनी रहेगी जी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जहां तक सर्विस सेक्टर में बात है, जो छटनी हो रही है वो सभी सर्विस सेक्टर में हो रही है, चाहे जियो बेचने में करे, चाहे ट्विटर ने कहा, जिसने भी करी सर्विस सेक्टर में करी। तो अभी टेक्नोलॉजी, मैं निश्चित मानता हूँ कि अभी शेयर बाजार में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने निगेटिव रिटर्न दिया है, अपने हाई से लगभग 30-35% कंपनियों के भाव नीचे है। लेकिन अभी भी जानकारों में स्वयं अभी भी मान रहे हैं कि अभी भी इनमें कोई हमको ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ग्लोबल रूप से जब मंदी की कोई घोषणा होगी या युद्ध में विवश स्थिति होगी, तब हमारे पास फर्क जरूर पड़ेगा हमारी इंडस्ट्रीज पर, कुछ डिमांड पर। लेकिन हम इसको शीघ्र ही जो है रिकवर कर लेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की कोई घटना होने पर हम बहुत ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं रह सकेंगे। आज हमने कोरोना में सबको बता दिया है, और हमारी जिस तरीके से पिछले 2 साल कोरोना के बाद जिस तरीके से बाजार में उठाव आया है, ये इस बात का परिचय है कि मैं अपने मित्र जिंदल जी ने कहा कि ये जो आबादी जो समस्या है, ये समस्या भी हो सकती है और हमारे लिए एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो देखिए, हम एक बात को देखते आ रहे हैं कि अगर आबादी बढ़ रही है तो उसके खाने पीने का इंतजाम तो हो रहा है, लोग नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, नए नए बिजनेस कर रहे हैं। आज की दुनिया में कृषि के इंडस्ट्रीज के रूप में हमारे पास इतनी जगह है, जो नई आबादी है वो कृषि के नए रूप में भी उत्पादन कर सकती है, जिसका तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के भर पे पहुंचे, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो आज हमारी चर्चा में 2 आधार बिंदु रहे, एक आशंका के साथ और दूसरी उम्मीद के साथ। आशंका के साथ हमारे साथ आकाश जिंदल थे, उम्मीद के साथ में जैन साहब थे। कुल मिलाकर जैन साहब भी मान रहे हैं कि हाँ, दुनिया के स्तर पर चीजें बदल रही हैं, सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन भारत को लेकर वो आशावादी हैं, 130 करोड़ की आबादी को लेकर आशावादी हैं, भारत के युवाओं को लेकर आशावादी हैं। पर आकाश जिंदल थोड़ा यथार्थ परख होना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सब आशाएं रखना ठीक है, पर उसके साथ जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। बेहतर यह होगा संकट आने से पहले ही सचेत हो लिया जाए। संकट आने पर सचेत होने पर वैसा समाधान नहीं निकल पाता जैसा संकट आने से पहले अगर सचेत रहकर व्यवस्था कर ली जाती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, जो हमारे सम्मानित दर्शक हैं। मंदी की आहट सुनाई दे रही है, आप इसे गंभीरता के साथ सुनना चाहते हैं या अनसुना करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। पर इतना तय है, दुनिया में कुछ घटित हो
और भारत उससे अप्रभावित रहे, ऐसा होता नहीं है। कहने में अच्छा लगता है, पर दुनिया जिस स्वरूप में आ चुकी है उसके चलते दुनिया में कुछ भी घटित होगा हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है तो भारत को तेल सस्ता मिलने लगा है रूस से, ये भी एक प्रभाव के तौर पे हमारे जहन में रहना चाहिए। तो इसलिए भविष्य को लेकर आशंका भी है और उम्मीद भी, देखें नतीजा क्या होगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे, एक ऐसा विषय जिस पर बात होनी चाहिए और दमदारी से होनी चाहिए। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसोड़ों की मजबूती व सेंसिटिविटी का इंस्टेंट सॉल्यूशन